हमने देखा कि बोर्स की जो सिद्धांत हैं वो क्या है और उसके बाद उनका डेरिवेशन। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियस की कक्षा में न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करता रहता है और गति करते करते क्या करता है, वो रेडिएशन एनर्जी को इमिट करता रहता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करता रहता है। एक बार फिर से कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करता रहता है और वो कॉन्टिन्यू अपनी रेडिएशन एनर्जी को इमिट करता रहता है। ये आपका रेडिएशन एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर इमिट करता रहता है। फिर उसके बाद ये किसने कहा, मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने ये कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करता रहता है और गति करते करते वो रेडिएशन एनर्जी को इमिट करता रहता है। लेकिन जब बोर्स ने इनकी थ्योरी में संशोधन किया और बोर्स ने कहा कि अगर ऐसा होता तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा होता तो ये इमिट करते अपना रेडिएशन, अपनी एनर्जी खोते खोते एक समय ऐसा आ जाता कि ये न्यूक्लियस में खत्म हो जाता, मिल जाता और न्यूक्लियस में खत्म हो जाता। न्यूक्लियस में खत्म होने के साथ साथ ही इस परमाणु का अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ जाता। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्स के लिमिट, अब इसमें देखेंगे कि बोर्स की लिमिटेशन क्या क्या है। तो इन्होंने क्या कहा कि बोर्स ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में गति करता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित ऊर्जा के सेल में गति करता रहता है। ये इसके कक्षक हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में गति करता रहता है। जब जैसे मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना, जब उसे बाहर से कहीं से रेडिएशन एनर्जी मिल जाती है तो वह लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में गति करना प्रारंभ कर देता है। जब, ध्यान से सुनिएगा बात को, कि जब उसे बाहर से रेडिएशन एनर्जी मिल जाती है तो वह लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है। और इसी प्रकार से जब वह अपनी एनर्जी खत्म कर चुका होता है, जब रेडिएशन एनर्जी खत्म कर चुका होता है कौन, इलेक्ट्रॉन, तो वह हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। तो इस प्रकार से यह, तो जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएशन एनर्जी को ले पाता है और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। और जब यह हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है और अपनी एनर्जी खो देता है, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, इमिशन। यानी कि यह अपनी एनर्जी को उत्सर्जित कर देता है। इसको हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं और इसको हिंदी में अवशोषण कहते हैं। लेकिन इसको बस इतना समझना है कि ये मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट है और यह एक्साइटेड स्टेट है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है तो जब इसको एनर्जी मिलती है तो यह रेडिएशन एनर्जी पा करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और जब यह एक्साइटेड स्टेट में होता है और जब यह अपनी एनर्जी खो चुका होता है तो यह एक्साइटेड स्टेट से लोअर या ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो जब ये एनर्जी खोता है तो इसको इमिशन कहते हैं। जब यह एनर्जी खोता है तो इसको इमिशन कहते हैं और जब यह एनर्जी को प्राप्त करता है तो इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इस बोर ने कहा कि एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में गति करते रहते हैं और जो एब्जॉर्ब करते हैं वो हायर एनर्जी में आ जाते हैं और जो इमिट करते हैं वो हायर से लोअर एनर्जी में आ जाते हैं। तो पहला लिमिटेशन इन्होंने बोर का लिमिटेशन क्या था, हम ये देखते हैं। पहला बोर का लिमिटेशन था कि
इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इन्होंने एक ऐसे एटम पर बात की, ऐसे एक एटम्स पे बात की जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया। और पर ऐसे भी तमाम एटम्स हैं, ऐसे भी तमाम एटम्स हैं जिसके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होता है, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होता है। इन्होंने इस चीज को नहीं एक्सप्लेन किया। जो बोर्स का नियम था वो क्या था कि एक ऐसा एटम्स हो, एक ऐसा एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करता है, वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पर हम इतना अगर हम मान लेते हैं कि एक ऐसा एटम है जिसके पास ढेर सा एक न्यूक्लियस बीच में है और इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें ढेर एक ऐसा एटम्स जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। इस बात को भी इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। रिपल्सन का जो थॉट है, रिपल्सन का जो विचार है, इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्सन पाया जाता है उस चीज को इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। उसके बाद अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट कैसे होगा, इस बात को भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैसा इनका वितरण है, कैसा इनका वितरण है और कैसा इनका अरेंजमेंट है, इनके द्वारा नहीं एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। और चौथी बात अगर हम इस पे बात करें तो चौथी बात को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो हाइजेनबर्ग हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि क्या है। तो इन्होंने कहा कि जो कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे हम मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है, तो इसका पोजीशन, तो क्या होता है, इसका पोजीशन और इसका मोमेंटम, इसका पोजीशन और मोमेंटम बताया नहीं जा सकता एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, मतलब एक समय में या तो पोजीशन के बारे में बात किया जा सकता है या तो मोमेंटम के बारे में ही बात किया जा सकता है, या तो पोजीशन के बारे में बात किया जा सकता है या तो मोमेंटम के बारे में बात किया जा सकता है, एक साथ में दोनों के बारे में बात नहीं किया जा सकता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि इन्होंने कहा वेलोसिटी की, इन्होंने उसकी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों के बारे में बात की। यहाँ इसके रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरा इसके वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर गलत है। क्योंकि जब कोई पार्टिकल मूव कर रही होती है तो उस पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम बता पाना आसान नहीं होता है। तो ये है इनका जो लिमिटेशन है वो। एक तीसरा लिमिटेशन ये है कि अब जो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक निश्चित ऊर्जा कक्षा में गति कर रहे होते हैं, तो अगर ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के पास जाते हैं तो जो रेडिएशन एनर्जी होता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जब जाते हैं तो ये क्या करते हैं, रेडिएशन एनर्जी इमिट करते हैं। और जब ये रेडिएशन एनर्जी इमिट करते हैं तो रेडिएशन में भी इलेक्ट्रॉन ही है, और ये इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर के बारे में बात होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों को वेव नेचर का भी माना जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों को पार्टिकल्स नेचर्स में भी माना जाता है। इस सिद्धांत को डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन एनर्जी है, इस जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, इनके इलेक्ट्रॉनों को हम वेव नेचर के तरीके से भी पढ़ते हैं और पार्टिकल्स नेचर के तरीके से भी पढ़ते हैं। कैसे? अगर हम इसका उदाहरण देखें तो डिफ्रैक्शन जो डिफ्रैक्शन होता है वह वेव नेचर को शो करता है, पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना है, वो किस चीज को शो करता है, वो पार्टिकल्स को शो करता है। पार्टिकल्स को शो करने के बाद हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एनर्जी है ना, रेडिएशन एनर्जी है, और जब हम किसी पार्टिकल्स पर इसको अटैक कराते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। अगर एक एनर्जी का फोटॉन एनर्जी कैसा होता है, रेडिएशन एनर्जी कैसे होता है, फोटॉन के रूप में होता है। h जो होता है फोटॉन होता है। तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को किसी मैटर, ये कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, इस पदार्थ पर जब इसकी बमबारी कराई जाती है तो इस पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये जो फिनोमिना है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंतर्गत आता है। और जब हम किसी एनर्जी को प्रिज्म से गुजारते हैं, जब हम किसी एनर्जी को प्रिज्म से लाइट भी तो है, लाइट एक तरीके की रेडिएशन एनर्जी तो ही तो है। तो जब हम रेडिएशन, और यहाँ भी जो रेडिएशन एनर्जी है, यहाँ भी रेडिएशन एनर्जी है, और यहाँ भी लाइट जो रेडिएशन एनर्जी है, यह जब हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो ढेर सारे लाइट्स में तरंगों में स्प्लिट कर जाती है, बिखर जाती है। तो ये जो फिनोमिना होती है ये डिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है। डिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है। यहाँ अगर स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप सही कर लीजिएगा। डिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है, डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा। तो स्पेलिंग पर ध्यान ना देते हुए कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है, ये जो लाइट है, एक सिंगल लाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये सिंगल लाइट क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है ढेर सारी तरंगों में। और यहाँ पर क्या होता है, जब हम रेडिएशन एनर्जी को किसी मैटर्स पर अटैक करते हैं तो उस मैटर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो दोनों ये शो करते हैं, जो डिफ्रैक्शन होता है, जो डिफ्रैक्शन की घटना होती है, वो वेव को शो करता है कि जो लाइट है, लाइट में मौजूद इलेक्ट्रॉन है, उनका नेचर कैसा है, वो वेव है। और जो एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी है, जो यहाँ लाइट है, लाइट ही कहा जा सकता है। जो रेडिएशन एनर्जी है, जब उसको किसी मैटर पर अटैक करा करके उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है,
तो ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो करता है कि जो लाइट है वो लाइट में मौजूद जो पार्टिकल है वो पार्टिकल्स नेचर्स को शो करता है। जो लाइट में मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल्स नेचर को शो करता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स के डुअल नेचर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो यह वीडियो बस यहीं तक होगा। उसके बाद आगे के वीडियो में कोई एक नया कंटेंट, कोई एक नया टॉपिक लेकर के हम फिर हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। अगर इस कंटेंट में या इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यूज रह गई हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपना राय और अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।